मेरे ख्याल से हमने जो स्लाइड्स थी पीछे कंसेंसस वगैरह की, वो एक इंट्रोडक्शन की थी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। आइए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. म्यूट कर दें यार। ओके, सो कंसेंसस के अंदर ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन और ये सारी चीजें हम डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये वगैरह जो चीजें थी वो हमने एक्चुअली गो थ्रू कर ली थी। हमने क्रिप्टोग्राफी भी गो थ्रू कर ली थी कि कीज क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ठीक है, और हैश क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी सारा हमने देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर। तो ये एक्चुअल 5th चैप्टर है और हम 5th चैप्टर से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो बाकी चीजें जो हमने हैं वो पीछे पढ़ी। अब हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, जो कि बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो क्या होता है, और ये एक्चुअल में बेसिकली दो तीन चीजें को जो है वो कंक्लूड कर रहा है, ठीक है। बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम जो है वो मेन प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। अच्छा, इन्होंने एक बेसिकली क्या किया हुआ है कि एक केस स्टडी दी है, ठीक है। वो केस स्टडी क्या है कि हाइपोथेसिस सिचुएशन दी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक बाइजेंटाइन के जनरल्स हैं, बहुत सारे जनरल्स हैं, और उनको बेसिकली एक किले को फतह करना है। अब बाइजेंटाइन जनरल जो जनरल्स हैं, देखें, जो रोमन जनरल्स हैं, उन जनरल्स का होता क्या है कि जनरल है और उसके पीछे एक अपनी एक फौज होती है। तो अगर तो दैट मीन्स के वो क्या हो गया, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्योंकि जनरल है, जनरल के पीछे उसकी जिम्मेदारी में जो है वो उसकी फौज है, ठीक है। अब उसको ये डिसीजन लेना है, और उसका डिसीजन जो है वो लाइफ एंड डेथ वाला डिसीजन है कि अगर, क्योंकि पूरी फौज उसके डिसीजन पे लड़ेगी या मरेगी, ठीक है। तो अब लड़ना और मरना डिपेंड करता है कि जो सारे अदर जो जर्नल्स हैं, सारे अदर नोड्स जो हैं, अदर लोग जो दूसरे जर्नल्स हैं, वो क्या फैसला करते हैं ना। अब जर्नल की पोजीशन में अगर आप बैठ के सोचें, तो उसके पास जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, वो हो सकता है किसी गलत बंदे से आए, ठीक है। हो सकता है कि वो जर्नल जो है वो दुश्मन के साथ मिल गया हो, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर जो जर्नल मिल गया है और उसने इनको जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें रिट्रीट करना है या हमें अटैक करना है। अब अटैक करना है तो ये अकेला जाके अटैक कर रहा है, पता चला जी सारे जर्नल तो जो है वो रिट्रीट में और ये अकेला अटैक कर रहा है। तो अकेला अगर अटैक करेगा तो होगा क्या, अगर अकेला अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है उसको तो मरना है। तो अब उसकी जो डिसीजन है ना, ये बड़ा लाइफ एंड डेथ का डिसीजन है। इसको कहते हैं बाइजेंटाइन की जनरल क्लासिक प्रॉब्लम, जिसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एनवायरनमेंट में उसको अगर काम करना है तो क्या वो करे या ना करे, ठीक है। ये डिसीजन जो लेना है, इसको कहते हैं कि बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम। एक क्लासिक प्रॉब्लम है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर जो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन के बीच में जो मैसेंजर है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सही है या गलत है, वो जो नोड है, वो जो जनरल है, वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। क्योंकि इसके अमल, यानी कि मेरा जो, मैं अगर जनरल हूँ तो मेरे सारी अमल जो है वो उस पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो उस जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेजेस हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि अगर आप किसी तरह से मेक श्योर कर लेते हैं, किसी तरह से मेक श्योर करते हैं कि इस किले को जीतने के लिए आपको कम से कम 4 जो है वो जनरल चाहिए ताकि हम हमला करें और इसको जीत जाएं। 4 जनरल का मतलब क्या है कि मेरी जो फॉर्मेशन है उसकी फॉल्ट टॉलरेंस कितनी है। अगर 5 जनरल्स हैं सपोज, तो फॉल्ट टॉलरेंस कितनी होगी, 5 जनरल में से 4 जनरल अगर हैं, तो इसका मतलब है कि 80%, ठीक है। 80% मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 20% फॉल्ट टॉलरेंस में मेरा सिस्टम सही काम करेगा, हम जीत जाएंगे सारे मिलके अगर काम करेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये क्या है, 20% फॉल्ट टॉलरेंस मेरा सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अब वो किले डिपेंड करता है ना कि वो किला कैसा है। अब जिस किले पे आपको हमला करना है, अब अगर आपका ये सिस्टम है कि मैं अगर 3 लोग भी मेरे साथ काम करते हैं और 2 लोग जो हैं वो दूसरा मैसेज देते हैं या गद्दार हो जाते हैं या रिट्रीट करते हैं, और 3 जो है वो मिलके अटैक करते हैं, तब भी हम जीत जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम काम करते रहेंगे, जीत जाएंगे, और हम अपना जो मकसद है वो अचीव कर लेंगे या नहीं अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस। तो बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर आप देखें तो ये इसी तरह से सारे सिस्टम अपने 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 तौर पे डिसीजन ले सकते हैं और अपने तौर पे काम कर सकते हैं, और जो काम कर रहे हैं उसमें उसकी एक पावर, एक इंटेंसिटी, उसकी जो है रिसोर्सेज यूज होने, ठीक है। तो अब वो कैसे मेक श्योर करे कि वो रिसोर्सेज उस सिस्टम के
सही तौर पे जाने में या आगे बढ़ने में यूज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम। और इसको हम आगे अगर देखें तो बेसिकली होता ये है कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितनी फॉल्ट टॉलरेंस हमारा ये सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है। वही मिसाल जो मैंने किश्ती में दी थी, ठीक है, ये भी वही है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो किस्म की फॉल्ट टॉलरेंस है। एक है बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस जो हमने अभी बात की, बीएफटी, और एक है क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है जनाब कि इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे, हम वेब भी सिर्फ देख लेते हैं कि एक तो फॉल्ट टॉलरेंस है दो दो करके के। एक तो क्रैश, कि कोई सिस्टम जो है उसका क्रैशिंग का फॉल्ट टॉलरेंस कितने परसेंट जो है। अगर एक गाड़ी है, ठीक है, अब मेरे पास अगर क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस में गाड़ी का देख रहा होता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो कितनी जगह से अगर हिट होती है, तब भी ये इसका काम जो है वो इसकी जो फंक्शन है वो करता रहे, या उसमें जो ड्राइवर है वो बचा रहे, तो वो क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस होती है कि इसकी क्रैशिंग जो क्रैश है उसका फॉल्ट वो कितनी तक बर्दाश्त कर सकता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, ठीक है, अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो आप उसमें ये देखते हैं कि अगर इसका एक टायर पंचर हो जाए तो क्या गाड़ी चलती रहेगी? आप कहेंगे हाँ चलती रहेगी, ठीक है, एक टायर भी हो जाए तो चलती रहेगी। दूसरा ये है कि क्या दूसरा टायर फेल हो जाए तो चलती रहेगी? तो आप कहेंगे कि हाँ, काम करती रहेगी। दूसरा भी टायर हो जाए और अगर वो चलाता रहे तो चलती रहेगी। तो चारों टायर पंचर हो जाए तो क्या चलती रहेगी? तो कहेंगे भाई डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर, ठीक है। तो ये हम बेसिकली देख रहे हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस कितनी है। बाइजेंटाइन फॉल्ट। क्रैश टॉलरेंस क्या है कि अगर इंजन जो है, जो इसका दिल है, ठीक है, वो इंजन में जो है वो कोई ऐसी क्रैशिंग हो जाए, खराब हो जाए इंजन, तो क्या चल सकेगी? अब इंजन में कौन सी चीज है जो खराब हो जाए, ठीक है, कौन सी चीज है जो क्रैश कर जाए तो गाड़ी जो है वो चलती रहेगी, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होती है क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस। क्रैश क्रैश यानी कि गाड़ी को अगर आप दोनों तरफ से पिचका दें तो गाड़ी के अगर फिर भी चलती रहेगी तो इसका मतलब है कि उसका फॉल्ट टॉलरेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इस फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करने की किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसके अंदर दो तरीके हैं रेप्लिकेशन के, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव क्या है? रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन एक्चुअली क्या होती है कि आप बेसिकली उस वो जो कंपोनेंट्स हैं उसको बैकअप में रेप्लिकेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे लाइट चली गई तो बैकअप जो है वो आपका यूपीएस ऑन हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रेप्लिकेशन। फिर जनरेटर है आपका, अब लाइट चली गई तो लाइट बंद होगी, जनरेटर जो है वो आपको चलाना है और उसके बाद जनरेटर ऑन करना है। दिस इज कॉल्ड पैसिव रेप्लिकेशन। दैट मींस के आपकी पावर जो है वो रिप्लिकेट हो रही है बट जनरेटर से हो रही है, और एक्टिव रेप्लिकेशन ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ा और उसने पावर दे दिया। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप क्या करते हैं कि डिफरेंट बैकअप्स उसके साथ लगा के रखते हैं ताकि वो फॉल्ट जो है उसके फॉल्ट आए तब भी उसकी टॉलरेंस बाकी रहे, सिस्टम चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्टेट मशीन रेप्लिकेशन है। स्टेट मशीन रेप्लिकेशन जो है वो बेसिकली आपका जो स्टेट है, डेटा है, ठीक है, वो जो स्टेट मैनेज कर रहा है उसकी क्या रेप्लिकेशन है। अब उसकी रेप्लिकेशन अगर ब्लॉकचेन में हम देखें, बिटकॉइन में देखें, तो हर नोड के पास उसकी स्टेट है। तो अगर 4 नोड खराब हो जाती है, 3 नोड खराब हो जाती है, 10 नोड खराब हो जाती है, तब भी आपके पास इतनी नोड्स हैं कि स्टेट मशीन जो है वो उसकी चलती रहेगी, स्टेट मैनेजमेंट जो है वो उसकी काम करती रहेगी, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है? कोई यहाँ पे क्वेश्चन? अच्छा जी, बीएफटी को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर लें। अच्छा, बीएफटी बेसिकली बीएफटी और सीएफटी, ठीक है। अच्छा, बीएफटी और सीएफटी जैसे मैंने बताया कि जो सीएफटी है वो क्रैश फॉल्ट को देख रही होती है। क्रैश का मतलब है कि कोई चीज जो है वो कितने हद तक काम करती रहेगी अगर उसकी चीजें क्रैश कर जाए। जबकि बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस इसको देख रहा होता है कि मैसेज गलत आ गया, कोई चीजें जो है वो सिस्टम के अंदर ट्रैवर्स होने में कोई गलत इंफॉर्मेशन आती है, और गलत इंफॉर्मेशन डिसऑनेस्टी की वजह से कितने परसेंट लोग हैं अगर वो चलते रहे तो आपका जो फॉल्ट जो सिस्टम है वो चलता है, ठीक है। बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? वो बैजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, दैट मींस मैसेजिंग से रिलेटेड है, नेटवर्क की कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क के अंदर कोई ऐसी चीज लगी हुई है जो हार्डवेयरली क्रैश कर जाए, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए। अगर पर्टिकुलर चीज क्रैश कर रही है, किसी सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो क्रैश कर गए हैं, तो एक्चुअल में आपका कितना परसेंट है कि वो फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस।
अच्छा, अब PFT deals with the type of fault that are arbitrary, can be malicious. Malicious यानी कि वो messages से related हो सकते हैं. But BFT is a trait of decentralized and permissionless system, which are capable of successfully identifying and rejecting dishonest or faulty information. ठीक है, यहाँ पे देखें बैजेंटाइन क्या कर रहा है, बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस क्या कर रहा है कि आपकी जो गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो गलत इंफॉर्मेशन कितने लोगों को पहुंचेगी तब भी हमारा सिस्टम जो है वो सही से काम करता रहेगा. दैट मीन्स कि अगर मेरा फॉल्ट टॉलरेंस, मैं ये कहता हूँ कि मेरा फॉल्ट टॉलरेंस 60% है, 60% को यस मिला है और 40% को नो मिला है, तब भी अगर हम काम करेंगे तो हम जीत जाएंगे. ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं 60% में. अब अगर बिटकॉइन का फॉल्ट टॉलरेंस देखें, बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस तो कितना है, जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिथम है उसका BFT कितना है, 51%. ठीक है, 51% का मतलब ये है कि तकरीबन आधे लोग, 49% लोग गलत काम करते हैं और 51% लोग सही काम करते हैं, तब भी हमारा सिस्टम चलता रहे. बिटकॉइन जो है वो एज अ सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, सही काम करता रहेगा. तो आप समझ रहे हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा एल्गोरिथम है जो इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस उसने दिया. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, याद रखिए. अच्छा, उसके अलावा एजाज साहब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? जी ये बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस की जो एग्जांपल अभी दी है कासिम साहब ने, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक जनरल और अटैक रिट्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो वो वहां से तो अब जब हम माइंड में अपने सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं तो समझ आ जाती है. लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी अगर आप कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी ऐसा कोई एग्जांपल दे दें जिसमें एक्चुअली जो एक ब्लॉकचेन के ऊपर इस तरह का अटैक हो रहा होगा, तो क्या 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 हो रहा होता है. यानी आप वो वाले वर्ड्स यूज ना करें जो एग्जांपल वाले हैं, बल्कि आप एग्जैक्टली ये बताएं कि वहां पे यानी कैसे हो, ताकि इसको समझने में दोनों तरह से आसानी हो जाए ना. विजुलाइज तो हमने कर लिया कि भाई ये सिंबॉलिकली ये ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं कि उसमें क्या चीज होती है और उसको फिर कैसे डील किया जाता है इस प्रॉब्लम को. देखिए, एक सिंपल अटैक यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड या डीडॉस जो है. डीडॉस क्या होता है? डीडॉस अटैक जो है, पता है किसी को डीडॉस अटैक क्या होता है? सर सर्वर को फ्लड कर देते हैं हम लोग. फ्लड कर दे. हम क्या करते हैं, सर्वर को फ्लड कर देते हैं. फ्लड करने से होता क्या है, उनके रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. अब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ठीक है. हम डीडॉस अटैक करते क्यों हैं? डीडॉस अटैक करते क्यों हैं? ताकि हम जो है वो उस नेटवर्क को, उसकी जो फॉल्ट टॉलरेंस है उसको खत्म कर दें. हसन यार एक ठीक है, गिलास पानी लेकर फॉल्ट आओ बाहर, टॉलरेंस को, मटके में से. उसकी टॉलरेंस है उसको कम से कम कर दें. तो हम क्या करेंगे, उसको फ्लडिंग कर देते हैं. तो फ्लडिंग पानी. बेसिकली क्या है, आपकी वन ऑफ दी अटैक है जो BFT जो है वो उसको, अब BFT उसके साथ कैसे फाइट करेगा, राइट, अगर कोई डीडॉस अटैक कर देता है. तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर के डीडॉस करने जाएगा तो क्या होगा, डीडॉस तो कर नहीं सकता. क्यों, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि उसको प्रूफ ऑफ वर्क करना है. अब कंसेंसस एल्गोरिथम 10 मिनट से पहले चल नहीं सकता, ठीक है, उसके पास एक पूरा मैकेनिज्म है डिफिकल्टी लेवल सेट करने का, हैश रेट सेट करने का. तो वो उससे मेक श्योर करता है कि अगर फ्लड होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो क्या सिस्टम जल्दी काम करना शुरू कर देगा? नहीं, वहां पे एक सिस्टम रखा हुआ है कि 10 मिनट से पहले नहीं करना. 10 मिनट का मतलब ये है कि वो डिफिकल्टी लेवल जो प्रूफ ऑफ वर्क का सेट किया हुआ है, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि डिले आ रहा है. अब जो अटैक कर रहा है, उस अटैक वाले को, बंदे को इतना पावर भी चाहिए कि वो उसको इतनी देर तक कंज्यूम करवा सके कि वो प्रूफ ऑफ वर्क करे, सारा ठकाठक 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 ये काम भी करे और उसके बाद फ्लडिंग भी करे. तो उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए इस सिस्टम को खराब करने के लिए. तो शायद वो, और दूसरी बात ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क का जो कंसेंसस एल्गोरिथम वो 51% की आपको BFT दे रहा है, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंस दे रहा है 51%. यानी दैट मींस कि आधा सिस्टम, अगर किसी भी वजह से किसी के पास इतना पावर आ चुका है कि वो उस आधे सिस्टम को खत्म कर दें, तब भी आपका सिस्टम करना. अच्छा, अब ये यहाँ पे जो पावर है ना, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का. दैट मींस कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने लोग इन्वॉल्व है, कितनी नोड इन्वॉल्व है. जितनी ज्यादा नोड इन्वॉल्व होगी उस सिस्टम को फेल करना उतना ज्यादा मुश्किल है. दैट मींस कि आपको उतनी ज्यादा पावर चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर आपको, मैं वैसे बताता हूँ कि आपको कोई इलेक्शन रिग करनी है, ठीक है ना, और वो उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा उन सबको खरीदने के लिए.
तो दैट मीन्स के वो डिपेंड करता है उसकी साइज के ऊपर, साइज डज मैटर, ठीक है। इसीलिए इथेरियम और बिटकॉइन को हम ज्यादा सिक्योर ब्लॉकचेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नोड इतने ज्यादा है। और इसीलिए जो लूना है या टेरा की जो ब्लॉकचेन है या बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, इसको हम सिक्योर इसलिए नहीं कर रहे कि अगर यहाँ पे बीएफटी हो गया तो ये तो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 21 नोड के अंदर वो बेसिकली उसके पास अगर आराम से इतनी पावर आ जाती है कि वो इसको जो है वो सिस्टम को खराब करवा सकता है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि उनकी सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि वो वर्केबल नहीं रहेगा। हमारी बात हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, मैंने आपने जो भी एक्सप्लेन किया है, इससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि जब भी अगर कोई इस तरह की मलिशियस एक्टिविटी होगी, तो वो जो 10 मिनट का जो टाइम है, वो एक तरह से इसका एक फायरवॉल का काम करेगा कि उसके पास इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं आएगी अटैक करने वाले के पास कि उस पे कर सके। तो और जब भी वो हैं इसके अंदर और भी बिल्ट इन, बहुत हाँ, से 1 सेकंड, एक सेकंड। अगर वो इसमें इतना यानी बिल्ट इन पावर है, सिस्टम के अंदर एक पहले से एक ऐसा सेफगार्ड है, तो फिर तो ये बेज़ेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस वाली प्रॉब्लम आएगी नहीं। मतलब फिर ये जनरल वाली जो प्रॉब्लम है ये कैसे आएगी जब वो पहले इनिशियली अटैक लॉन्च ही नहीं कर सकेगा 10 मिनट की प्रॉब्लम की वजह से। देखिए यानी ये मुझे अभी तक ये थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए ये एक मेजरमेंट मेजरमेंट करने जब जाते हैं ना आप, किसी भी सिस्टम को मेजर करने जाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई टूल्स होते हैं जिससे मेजर कर सकते हैं। तो बीएफटी इज वन ऑफ द टू, सीएफटी इज वन ऑफ द टू। भाई किसी गाड़ी को आप देख रहे हैं, किसी गाड़ी को आप कहते हैं कि भाई ये कितनी सेफ है, कैसे आप, क्या मैकेनिज्म है, क्या मेजरमेंट्स है आपकी उसको चेक करने की? कोई टूल होगा ना आपके पास। क्या टूल है आपके पास कि भाई उसकी सर्टिफिकेशन देख लें, उसमें बेल्ट देख लें कितने हैं, ठीक है। वो क्या पर्टिकुलर जो कंपनी है जो सर्टिफाई करती है इसको, इसकी इसकी सेफनेस को, क्या वो सर्टिफाइड है, उसे क्या क्या रैंकिंग पे वो जो है वो सर्टिफाइड है। इसकी आई थिंक रैंकिंग आती है, कुछ गाड़ियों की भी आती है। तो क्रैश प्रूफ, कितना क्रैश प्रूफ है, कितना जो है वो उसको हैंडल कर सकती है क्रैश को, ये सारी क्या चीज है, ये वही फॉल्ट टॉलरेंस तो है, मेजरमेंट्स हैं जो आपके सिस्टम का बताती है कि ये सिस्टम कब तक काम करता है। एंड दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जनरल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन, उसको डिले करना है, उसको खत्म करना है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच बेसिकली ऑलवेज एग्जिस्ट। एक कार है तो वो क्रैश होगी, एक कार है तो उसमें चीजें खराब होंगी। अब उस कार की जो बिल्ड है, ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म है उस पे डिपेंड करता है कि ये कार जो है वो कब तक चलती रहेगी, कितना ज्यादा इस पे जो है वो क्रैश हो या इसकी मेल फंक्शनिंग हो तब भी ये कार चलती रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से सिस्टम में भी है, सिस्टम में ये बात तय है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो उसका फॉल्ट टॉलरेंस चेक होगा। अब फॉल्ट टॉलरेंस के लिए आपके पास ये मेजरमेंट्स है, ठीक है। ये बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें एक मैसेजिंग हो रही है और मैसेजिंग इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। मैसेजिंग जब भी होगी तो उसके साथ तो बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं मैसेजिंग के साथ, ठीक है। मैसेजिंग गलत आया है, मैसेज गलत आया है, मैसेज खराब आया है, DDoS अटैक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। और भी बहुत सारे हैं, सिबल अटैक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि भाई आपको जो है उस नोड्स को जो है वो सारे के सारे लोग उठा के जो है फ्लडिंग कर देते हैं उस पे, उसको सिबल अटैक भी कहते हैं। उसके थ्रू भी आप बच सकते हैं यहाँ पे। तो ये सर एक फायरवॉल जो है, जो फायरवॉल आप कह रहे हैं वो उस सिस्टम का पार्ट है, इट्स बेसिकली पार्ट। वो फायरवॉल भी एक काम कर रहा है। अगर आप अपने अपना ऑफिस चला रहे हैं, ठीक है, तो अब अपना ऑफिस को आप सेफ कैसे करेंगे? अटैक्स से, ये वायरस अटैक से, मलिशियस जो मेलवेयर्स हैं उससे आप कैसे करेंगे उसको सेफ? तो आप बेसिकली कुछ कंट्रोल्स एडअप करेंगे ना उस सिस्टम के अंदर। अब आपके पास बहुत सारे स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं और उस स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर बहुत सारी फायरवॉल्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क के मॉनिटरिंग टूल्स हैं। वो टूल्स आपको एक गेज दे रहे होते हैं कि भाई इसमें ये लगा देंगे तो इतना हो जाएगा, ये लगा देंगे तो ये भी चीज हो जाएगी, ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप सिस्टम में लगाएंगे तो ये होगा, फायरवॉल पे लगाएंगे तो ये होगा, एंड सो ऑन। ये टेक्निकल चीजें हैं, मैं टेक्निकल हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बट जनरली आई होप कि ये आपको ओवरऑल फॉल्ट टॉलरेंस का मकसद क्लियर हो गया हो। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या चीज होती है, उसको एग्जामिन कैसे करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर फॉल्ट है और उसके बावजूद सिस्टम चल रहा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। 51% जो है अटैक क्या होता है वो फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये 51% अटैक ये होता है, ठीक है ना।
सर एक क्विक क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट कि ये बीएफटी उस टाइम एग्जीक्यूट होता है जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही होती है। जब एक दफ़ा ट्रांजैक्शन मैम पूल में चली जाती है इसका मतलब है वहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड ट्रांजैक्शन है, फिर उसके बाद वो ब्लॉक में चली जाएंगी। इज दिस करेक्ट? बीएफटी से ब्लॉक का एक्चुअल में देखिए, ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक इज रिलेटेड टू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में ब्लॉक बनाना एक काम है। ये वो काम है जिसमें आपको किला फतह करना है। किला फतह करने का मतलब ये है कि ब्लॉक बनाना एक काम है। आप सारी नोड मिलके क्या कर रही हैं? ब्लॉक बना रही हैं। अब ब्लॉक बनाना कब तक सही ब्लॉक, सही है, सही ब्लॉक और इस सिस्टम में वो ब्लॉक लगता जाएगा, ये कब तक पॉसिबल है, उसको हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के हिसाब से कि उसमें फॉल्ट टॉलरेंस कितनी है। ब्लॉकचेन के अंदर बिटकॉइन कब तक काम करता रहेगा? अगर 49% जो है वो मैसेजेस गलत आ रहे हैं या 49% मैसेज नोड जो है वो गलत काम कर रही है, तब भी सिस्टम सही काम करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये पूरा सिस्टम जो है वो इसको इंश्योर कर रहा है, एंड दैट्स द इनोवेशन। यही वो इनोवेशन है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे बीएफटी इज मेजरमेंट, लेकिन इससे हो क्या रहा है? डबल स्पेंडिंग रुक रही है। ठीक है ना, डबल स्पेंडिंग आपकी खत्म हो जाती है। स्टेट की जो फाइनलाइजेशन है वो मैनेज होके रहती है। ट्रस्टलेस सिस्टम बन रहा है। ये वाली आउटपुट्स हैं। ठीक है, इन आउटपुट्स को, उस सिस्टम को मेजर करना है कि इस सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, उसके लिए आप बीएफटी और सीएफटी देख रहे हो। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन अगेन जैसे मैंने कहा कि भाई आपका जो डेटा, अब हर नोड जो है वो अपना एक डेटा लेके चल रही है, हर नोड अपना लेजर लेके चल रही है। अब वो लेजर जो है, अब आपकी इंफॉर्मेशन एक लेजर में, अब जितनी रेप्लिकेशंस होंगी उस चीज को खत्म करना इतना मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पे पायरेट बे है। पायरेट बे का जो आपका पायरेट बे की अगर केस स्टडी पढ़ें तो पूरी यूएस की जो फोर्स है वो उस पर लग गई थी उसको खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं खत्म कर सकी पायरेट बे। अभी भी टॉरेंट्स चल रहे हैं। क्यों नहीं खत्म कर सके उसको? उसकी मेन वजह थी रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशन इतनी ज्यादा है कि इतना पावरफुल कंट्री भी जो है उसको खत्म नहीं कर सका, मिटा नहीं सका उसको। क्यों? रेप्लिकेशन की वजह से। ठीक है, उसकी कॉपीज बहुत ज्यादा। कॉपीज बहुत ज्यादा का मतलब ये हो गया कि उसको आप खत्म नहीं कर सकते। कितनी चीजें मिटाएंगे, कहाँ से मिटाएंगे? ठीक है, आप यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे कोई आता है और वो सब जगह बैनर्स लगा देता है किसी चीज के, किसी चीज को प्रमोट करने के या प्रोपेगेंडा के, तो प्रोपेगेंडा है वो बेसिकली क्या है? रेप्लिकेशंस की वजह से होता है ना। प्रोपेगेंडा है वो गलत बात है, वो सब जगह फैला दी उसने और सब जगह जो है वो उसने पोस्टर्स लगा दिए। अब जो भी आ रहा है वो उस पोस्टर को देख रहा है, उससे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब आप अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं तब भी आप कितने पोस्टर्स हटाएंगे? ठीक है, जितनी रेप्लिकेशन ज्यादा होगी वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से फायदा ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में समझाया। अच्छा, अब स्टेट मशीन replication is a de facto technique to use provide deterministic replications service in order to achieve fault tolerance in a distributor। अच्छा, स्टेट मशीन replication का क्या मतलब हुआ कि मेरा और जो मेरा लास्ट स्टेट है, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो कितना रिप्लिकेट हो रहा है, किन किन लोगों से आप वो स्टेट मशीन वो स्टेट आप पूछ सकते हैं। तो यही भी एक रेप्लिकेशन की एग्जांपल ये कि आपका पूरा लेजर जो है वो सब जगह जा रहा है और एक उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका बैलेंस क्या था, ये भी आपको ब्लॉकचेन बता सकता है और हर नोड बता सकती है। ठीक है, और हर नोड सही बताएगी, उसका फॉल्ट टॉलरेंस है। तो सर ये जो ब्लॉकचेन है इसमें तो बिल्ट इन 100% SMR हो रहा है, क्योंकि लेजर इज एक्चुअली बीइंग रेप्लिकेटेड ऑन ईच एंड एवरी नोड, तो ये एक इसका बिल्ट इन फीचर हुआ फिर। हाँ, और जो भी नया नोड उसमें आएगा उसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको ये दोनों काम करने पड़ते हैं। ठीक है, स्टेट मशीन रिप्लिकेशन करनी पड़ती है और रिप्लिकेशन करनी पड़ती है पूरे लेजर की। उसको जब तक वो अपने उसके बिल्कुल उस हाइट पे नहीं आ जाएगा, उसका लेजर जो है उस ब्लॉक हाइट पे नहीं आ जाएगा जिस हाइट पे मेन नेट चल रहा है, तब तक वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता कंसेंसस में। ठीक है, तो उसको मैनेज क्या करना पड़ता है? जितने भी, अगर वो सर्वर इनिशिएट कर रहा है तो उसको पहले उस स्टेट पे लाना पड़ेगा जिस स्टेट पे सारे सर्वर हैं, उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा। ठीक है, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट रिसीव करना शुरू करेगा। पहले तो वो अपने
जब भी आप क्या करते हैं, बिटकॉइन को अगर आप इंस्टॉल करेंगे या उसके मेन नेट को इंस्टॉल करेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या करेगा, उसको अपने लेजर को मैनेज करेगा। तो उसके लिए जीबीज ऑफ डेटा है अभी बिटकॉइन का, तो उसको आपके लेजर को मेंटेन करना एक बड़ा मसला है। बट द थिंग इज कि उसकी रेप्लिकेशन विल बेसिकली क्या हो रही है कि पहले आपको जब भी आप इनिशिएट होंगे तो आपको उसको उस स्टेट पे लेके आना पड़ेगा। दिस इज रिक्वायर्ड इन ब्लॉकचेन। तो उससे हो क्या रहा है कि आपकी रेप्लिकेशन बढ़ती जा रही है, जो भी अंदर आएगा वो ये काम करेगा, ठीक है। और हर सर्वर जो है वो जैसे ही सर्वर आएगा उसको जेनेसिस ब्लॉक से मेंटेन करना पड़ रहा है ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आधा ब्लॉक मेंटेन कर रहा है, पूरा ब्लॉक मेंटेन कर रहा है। अब उसके बेसिकली बहुत सारे एसएमआर के बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, शार्डिंग आ गई है, ये आ गया वो आ गया कि भाई आप पूलिंग आ गई है कि आप कम डेटा में भी ये काम कर सकते हैं। तो वो फिर आगे की टेक्निक है, ठीक है जी। अच्छा, अब स्टेट मशीन रेप्लिकेशन में जैसे मैंने तीनों चीजें बता दी हैं आपको, ठीक है। एक तो सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा इनिशियल स्टेट से, दूसरा सबको एक ऑर्डर्ड वे में सारी चीजें मिल रही होंगी, ब्लॉक बनेगा तो ब्लॉक मिलेगा, उससे पहले जो ट्रांजैक्शन आई है वो पूल में आएंगी, वो ट्रांजैक्शन पूल में से ब्लॉक में जाएंगी। तो ये सारा कुछ काम जो है वो एक सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंस से तोड़ के नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले जो ही मैं ब्लॉक बना लूं ट्रांजैक्शन बाद में डाल दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ट्रांजैक्शन डालेंगे तो हैश बनेगा ना, हैश नहीं बनेगा, तो ये सीक्वेंस आप तोड़ नहीं सकते। दूसरा ये है कि जितने भी सर्वर हैं, जितने भी नोड हैं, सबके पास एक ही डिटरमिनिस्टिक लास्ट वैल्यू, ठीक है। सबके सब एक टाइम पे एक ही वैल्यू बता रहे हैं, चाहे आप कोई भी टाइम ले लें। आप अभी का टाइम ले रहे हैं, आप 10 दिन बाद आप उनसे पूछेंगे भाई 10 दिन पहले क्या बैलेंस था, तो वो 10 दिन पहले का भी सारे सर्वर एक ही बैलेंस बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसएमआर और रेप्लिकेशन हो रही है। अच्छा, अब कंसेंसस एल्गोरिथम जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सीएफटी के लिए पैक्सोस है, राफ्ट है। राफ्ट उसी तरह का है जिस तरह से मैंने बताया, राफ्ट की मिसाल क्या दी आपको मैंने कि बोट, एक तो बोट है पूरी और एक राफ्ट है। राफ्ट का कहते हैं वो ब्लॉक डाल डाल के लकड़ी के ब्लॉक बना के राफ्ट होते हैं, और राफ्ट की जो सीएफटी है, क्रैश फॉल्ट टॉलरेंस है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक भी लकड़ी अगर बच गई है तब भी आप तैरते रहेंगे, ठीक है। तो राफ्ट की जो है वो सीएफटी बहुत ज्यादा है। बीएफटी बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस में पीबीएफटी है, व्हिच इज बेसिकली आई थिंक पीबीएफटी है, आईबीएफटी है, टेंडरमेंट एक किस्म का ये भी एल्गोरिथम है, और इसके अलावा हॉट स्टफ है। पीबीएफटी जो है वो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस है कुछ बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। इसमें बेसिकली इसके अलावा डेलीगेटेड बीएफटी भी है जिसमें आप पे जो है वो वोटिंग वगैरह होती है। आईबीएफटी है, टेंडरमेंट, ये सारे जो हैं वो कंसेंसस एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिथम्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। जिसमें सीएफटी हो गया, बीएफटी हो गया। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो बेसिकली नाकामोटो कहलाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सतोशी नाकामोटो के उन्होंने बेसिकली पूरा ये ड्राइव किया था। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो इसमें आ रहे हैं बेसिकली, लेकिन ये भी है बीएफटी का पार्ट है, ठीक है। बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस का ही पार्ट है ये भी। ये हमने देख लिया बेजेंटाइन। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पीबीएफटी है, प्रैक्टिकल बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। अब ये क्या होते हैं, अब ये देखिए काम किस तरह से करती है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन गिरी है, अब ये देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन पहली गिरी है ना, ट्रांजैक्शन जो आपको एरो में दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन आई। अब ये ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होती है, जब ये ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक है, तो ये जा रही है प्राइमरी को और रेप्लिकास्ट को। इसका मतलब ये है कि आफ्टर रिसीविंग द ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन जिसके पास भी गई, जिस भी नोड पे गई, उसने फिर आगे ब्रॉडकास्ट कर देनी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आई रेप्लिका 3 के पास, यानी कि नोड 3 के पास, और नोड 3 ने क्या किया कि उसको फिर तीनों प्राइमरी, रेप्लिका 2, ठीक है, 1, 2 और 4 को भेज दिया उसने। तो प्राइमरी मेक अ बैच ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वैलिडेटेड। पीबीएफटी में बेसिकली इस तरह से चलता है, और फिर इसके जो है वो बहुत सारे फेजेस हैं। फेजेस क्या हैं, पहले ब्रॉडकास्ट होगा, फिर प्री प्रिपेयर होगा, फिर प्रिपेयर होगा, फिर कमिट होगा, और फिर राइट। तो राइट ब्लॉक जो है, ब्लॉक राइटिंग जो है वो एंड में आती है। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो प्री प्रिपेयर में क्या होगा कि पहले जो है वो ब्रॉडकास्ट हुई, दूसरे ने फिर वापस ब्रॉडकास्ट कर दी, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट, अब ये पहले जो है वो तीसरी नोड पे आई, तीसरी नोड ने ब्रॉडकास्ट की बाकी नोड्स को, बाकी नोड्स में से एक नोड ने फिर से प्री प्रिपेयर का ऑन कर दिया, और उसने बेसिकली वापस प्री प्रिपेयर के उसके अंदर प्री प्रिपेयर के सेशन में उसने तीनों वापस ब्रॉडकास्ट कर दी, ठीक है।
प्राइमरी मेक बैच ट्रांजैक्शन एंड वैलिडेट, उसने वैलिडेट कर दिया और आगे भेज दिया। अब बेसिकली क्या हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है। अब सब नोड आपस में एक दूसरे को प्रिपेयर के अंदर, प्री प्रिपेयर के बाद प्रिपेयर के अंदर सब क्या हो रहा है, सब नोड एक दूसरे को मैसेजेस भेज रही हैं, सारे एक दूसरे की मैसेजेस वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कमिट के अंदर क्या हो रहा है, अब सारे जो हैं वो वापस से, अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले वाले ने जो रेप्लिकेट 2 है उसने पहले एक भेजी, फिर 3 वाले ने वापस भेजी, ये ब्लू वाले में देखें, फिर रेप्लिकेट 4 वाले ने भी सबको ब्रॉडकास्ट कर दी, ठीक है। अब वापस जब नेक्स्ट पे आते हैं तो फिर वापस से आपके यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी वाला ब्लू वाला जो है वो सबको भेज रहा है, फिर आपका जो रेप्लिकेट 2 फिर से भेज रहा है, फिर ये भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि इसमें सारे एक दूसरे को मल्टीपल टाइम्स ट्रांजैक्शन वैलिडेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। कमिट के बाद होता क्या है, फाइनल ब्लॉक जो है वो राइट हो जाता है। तो पीबीएफटी में बेसिकली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल बैजेंटाइन फॉल्ट में बार बार जो है वो मैसेजेस सबको जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सेशन में, अलग अलग इसको कहें कि ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं कि ये क्या है, अलग अलग आप कह रहे हैं कि फेजेस हैं, कि पहले ट्रांजैक्शन, फिर ब्रॉडकास्ट हुई, फिर प्रिपेयर हुई, फिर प्रिपेयर का फेज चला, फिर कमिट का फेज चला और फिर फाइनल राइट ब्लॉक हो गई। जी सॉरी, डायग्राम में मतलब इट्स वेरी क्लियर कि एक्चुअली जो पीयर नोड्स हैं वो सब एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट और फिर रीब्रॉडकास्ट कर रही हैं ताकि वो पूरा जो वेब है डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें समहाउ सेम स्टेट बन जाए ऑल ओवर द ऑल अक्रॉस द नेटवर्क। सर ये ब्रॉडकास्ट कर रही हैं तो उससे पहले अपने तौर पे वैलिडेट कर रही हैं और उसके बाद फिर ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। हाँ, हर फेज में पहला फेज जो ब्रॉडकास्टिंग का चल रहा है उसमें तो वो जैसे ही ट्रांजैक्शन आता है उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, कि सबके पास ट्रांजैक्शंस पहुंच जाए। फिर प्री प्रिपेयर का चलता है, उसमें वैलिडेशन चल रही है, पहले एक नोड वैलिडेट करके बाकियों को दे रही है। फिर प्री प्रिपेयर का है, अब सबके सब वैलिडेट करके एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई मैंने वैलिडेट कर लिया है और ये मैसेज है, मैंने वैलिडेट कर लिया ये मैसेज है, मैंने वैलिडेट कर लिया ये मैसेज, सब एक दूसरे को बता, ठीक है। फिर कमिट का फेज आता है, वो फिर से उस कमिट के फेज में फिर से सबको वैलिडेशन करके एक कोरम बना रहे हैं और उसमें भेज रहे हैं। रिप्लिकेशन वैलिडेट्स बैच आफ्टर रिसीविंग कोरम 1 प्रिपेयर्स, ये कोरम 1 का जो प्रिपेयर आया है उसको फिर हम कमिट कर रहे हैं। कमिट का मतलब ये है कि ये फाइनल है और इसके बाद हम इसको राइट ब्लॉक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कमिट का मतलब ये हो गया कि अब चीजें एक पहले प्रिपेयर की, फिर प्री प्रिपेयर की, ठीक है, उसने पहले वैलिडेट करके बता दिया कि भाई मुझे ये लग रहा है कि ये सही है। फिर प्रिपेयर में सबने जो है वो अपने हिसाब से सबने वैलिडेट की और कुछ अगर एक आध फर्क था तो उसको भी सही कर लिया सबने, ठीक है, सबने सही कर लिया। अब सबके पास जो है वो स्टेट सब मैनेज हो गई। अब वो फाइनल एक और फेज चल रहा है कमिट का। तो ये फेजेस जो हैं वो मेक श्योर कर रहे हैं कि हर एक के पास हर जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनल पहुंच जाए, ठीक है, और उसके बाद वो राइट हो जाए। तो ये बैजेंटाइन फॉल्ट। अब ये एक और बैजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस है, इस्तांबुल IPFT में